अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आकाश को मायावती ने पाताल में पहुंचा दिया, अपने भतीजे को 24 घंटे के भीतर बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या चल रहा है बहुजन समाज पार्टी के भीतर? 1.5 दशक पहले जो पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर थी, जिसके पास सत्ता थी, आज वो पार्टी अपने पतन की पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही है। कोई तो कारण होगा। आज डिबेट में उन्हीं कारणों का विश्लेषण करेंगे और आनंद क्यों बाहर गए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, बुआ ने भतीजे को पहले तो उत्तराधिकारी के पद से वंचित किया, फिर आपात बैठक बुलाई और सारे पदों से हटा दिया। इतने में भी उनका मन नहीं भरा तो 24 घंटे के भीतर आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया, और ऐसा दूसरी बार हुआ। कौन है आकाश आनंद और मायावती के लिए इतने अहम क्यों होते जा रहे हैं कि बार बार वो उनको पार्टी में लाती हैं, बार बार बाहर निकाल रही हैं? क्या आकाश आनंद का उत्तराधिकारी का पद का चयन मायावती की सबसे बड़ी भूल थी? ये उनकी अपनी राजनीति का एक ढलते हुए वक्त की पसंद थी, या फिर कारण कुछ और था? और क्या बात है ऐसी आकाश आनंद में जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी लगभग दो फाड़ की स्थिति में आ गई? मायावती के परिवार में कलह आसमान पर है, सिर्फ फुटौल है, और वो स्पष्ट दिख रहा है। अब के पहले कभी इस तरह की सिर फुटौल मायावती के परिवार में दिखी नहीं। अनुशासन ही मायावती का पर्याय कहा जाता था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो पार्टी में तो भले अनुशासन बनाती रही, लेकिन उनके घर का अनुशासन तार तार हो गया। जिस तरह का प्रश्न नोट कल आया है बहनों भाइयों, ये रेयर है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ इस सारे फसाद की जड़ है। मायावती का प्रश्न नोट बताता है कि अशोक सिद्धार्थ विलेन है, और आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा आनंद के दबाव में आकाश आनंद प्रभावित हैं। घर के झगड़े को सार्वजनिक रूप से प्रेस नोट में इंगित किया गया। यह बसपा क्या किसी भी पार्टी में पहली बार हुआ है। तो कौन है ये अशोक सिद्धार्थ और कौन है ये प्रज्ञा आनंद, जिनके चलते मायावती का आरोप है कि पूरी पार्टी को इस हालत में पहुंचा दिया गया? 1.5 दशक पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता में 2012 तक मायावती का रुतबा था, बोलबाला था। जब वो सड़कों पे निकलती थी, कर्फ्यू लग जाता था। जिस रास्ते गुजरती थी, सड़कें धुल दी जाती थी। मायावती को भारत की राजनीति का लेडी ओबामा कहा गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 13 साल के भीतर ये पार्टी अपने पतन की पराकाष्ठा की ओर जा चुकी है, और अब ये आकाश आनंद का मुद्दा लगातार व्यापक और बड़ा होता जा रहा है। बहनों भाइयों, कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के वक्त जब पहला और दूसरा चरण उठा था चुनाव में, आकाश आनंद अपनी स्पीचेस के जरिए अपनी समर्थक वर्ग में छा गए थे। उनकी स्पीचेस मीडिया में उठने लगी थी। आकाश आनंद टेलीविजन चैनल्स में जाकर इंटरव्यू देने लगे थे, और हर वो काम करने लगे थे जो बसपा में पहले कभी नहीं होता था। वो पार्टी को नई भूमिका की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बसपा में ज़बरदस्त गुटबाजी है और मायावती के परिवार में कलह और सिरफुटौल है। उसी का नतीजा है कि पार्टी आज इस स्थिति में पहुंच गई है। तो इन 24 घंटे के भीतर क्या हुआ, हम थोड़ा सा इस पर भी फोकस डालें, फिर डिबेट को बढ़ाएंगे। मायावती ने कल उनको सभी पदों से आकाश आनंद को हटाया। आज आकाश आनंद ने एक सधी हुई प्रतिक्रिया ट्विटर के जरिए प्रस्तुत की। पूरे प्रेस नोट में तो संयमित थे, लेकिन मैंने 2 लाइन पकड़ी जो उनके पार्टी से निकलने का रास्ता स्पष्ट कर गई कि वो बगावत के रास्ते पर है। कैसे? लिखा है कि अब एक बड़ी चुनौती भी है, परीक्षा है और लड़ाई लंबी है। ये मेंशन क्यों किया उन्होंने? और एक लाइन और लिखते हैं, ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। तो किसकी चुनौती है, कौन सी परीक्षा कठिन है, और आकाश आनंद कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? मायावती ये भाप गई हैं कि उनकी नाक के नीचे कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रची जा रही? क्या बसपा को तोड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही थी? शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आकाश आनंद एक अति महत्वाकांक्षी नेता हैं जो बहुत जल्दी राजनीति में सब कुछ पा लेना चाहते हैं। और चंद्रशेखर के उभार के बाद
आकाश आनंद की बेचैनी को समझा जा सकता है। लेकिन मायावती ने यह भूल कैसे कर दी अगर वो लगातार करती जा रही हैं? क्या ऐसा दबाव है उनके ऊपर कि वो नेतृत्व तो अपने परिवार में ही सौंपना चाहती हैं? परिवार के बाहर क्या उन्हें नहीं कोई मिल रहा? क्योंकि उन्होंने तो कस्में खाई थी कि उनके परिवार का कोई नहीं होगा, लेकिन उन कस्मों को तोड़ा और बार बार आकाश आनंद पर दांव लगाया। तो कोई तो वजह होगी इसके पीछे की। और अब उन्होंने अपने भाई को आगे बढ़ाया, आनंद कुमार, जो आकाश के पिता है। आकाश पर मायावती को रंच मात्र भरोसा नहीं, लेकिन उनके पिता पर भरोसा है। ये बात थोड़ी सी असहज, असामान्य, असाधारण लगती है और ये बताती है कि बसपा के भीतर कोई ना कोई कैंसरस डिजीज उत्पन्न हुई है, पॉलिटिकल कैंसर, जो बसपा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक मूवमेंट से शुरू हुई पार्टी सास बहू और ससुर के झगड़े में खत्म होने की कगार पर है। मैं आपको वो स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं आज, जिसने आकाश आनंद के तेवरों में बगावत पहली बार ही सुनी गई। वो वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए खोज कर लाया गया है। मैं चाहता हूं कि पहले वो बयान सुनाया जाए, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूं, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे। हम इसको दोबारा से बनाएंगे। तो भाई साहब जिनको छेड़ने की बात कर रहे थे आकाश आनंद, उन सब ने मिलकर आकाश आनंद को पाताल में पहुंचा दिया। आज की डिबेट मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय सिंह मौजूद हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। के गौतम जी को मैंने आमंत्रित किया है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो ये कैबिनेट मंत्री थे और मायावती के वफादार सहयोगी थे। और मायावती जी के एक और सहयोगी और उनके ओएसडी रहे 2007 से 12 तक, गंगाराम अंबेडकर जी। अब ये अपना भी एक संगठन चलाते हैं, लेकिन ये दोनों मायावती के बड़े परम सहयोगी रहे हैं। और मनोज राजन त्रिपाठी, बीएसपी के समय जब सरकार थी उस वक्त बसपा की हर बड़ी खबर ब्रेक करने के लिए त्रिपाठी जी जाने जाते हैं और बीएसपी पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी पॉलिटिकली कर रखा है। मैं उपयोगिता के आधार पर मैंने बुलाया, मैं ये बताना चाहता हूँ सबको। तो वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद। मनोज जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत सोच रहा हूँ आपसे ही करूँ, क्या हुआ? देखिए ब्रिजेश भाई, मुझे ये लगता है कि परिवार के लोग ब्लड रिलेशन में जरूर हैं इस बार, लेकिन अगर आप गौर करें तो आनंद कुमार यानी आनंद के जो आकाश के जो फादर हैं उनके साथ भी एक दो बार ऐसा हो चुका है। चलिए मैं पुरानी बात पे आता हूं। मायावती जब इंडक्शन हुआ मायावती का, उस समय काशीराम से मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था, जब एक सभा चल रही थी, उन्होंने कहा ये जो तंबू आप देख रहे हैं जिसमें भीड़ बैठी है, ये तंबू किस चीज पे टिका है? तो मैंने कहा बंबू पे। बोले बंबू किस चीज पे टिका है? उन्होंने कहा, मैंने कहा रस्सी पे। बोले रस्सी किस चीज पे टिकी है? तो मैंने कहा रस्सी खूंटे पे टिकी है। बोले जब तक ये खूंटा मजबूत है तब तक रस्सी है, बंबू है, तंबू है और ये जनता है। यही शिक्षा मैंने मायावती को दी हुई है। अब वही काशीराम पर अगर आप गौर करें तो उन्होंने उनको क्लच करके रखा हुआ था और उनका इंडक्शन वहीं से होता है। परिवार वाले हल्ला मचाते रहे लेकिन काशीराम मायावती के ही कब्जे में रहे। अब आइए काशीराम के करीबी बाबूलाल कुशवाहा, बाबूराम कुशवाहा, आरके चौधरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आरके पटेल, दीनानाथ भास्कर, ये वो सारे लोग थे जो कोटरी के थे। ये भी थे, हाँ ठीक बात है, ये वो सारे लोग थे जो काशीराम की कोटरी के थे। मायावती ने धीमे 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 सबको साफ किया। ओके।
आप एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी बात है। एक बार एक उत्तराधिकारी का नाम आपको भी याद होगा, आजमगढ़ में राजा राम हुआ करते। हाँ हाँ हाँ, लगता था कैमरे राजा पे, राम हाँ। ही सब कुछ बनेंगे, कैमरे पे, हाँ, आगे चल के राजा राम ही सब कुछ बनेंगे। लेकिन अनाउंस हो गया था एक बारी, तो मुझे अनाउंस हो गया था और राजा राम को भी बाहर किया गया। एक घटना पे आता हूं, ब्रजेश जी आप भी उसके गवाह थे, मायावती ने नोटों की माला पहनी, बड़ी चर्चा हुई और अगले दिन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और हम सब सोच रहे थे कि आज मायावती लगता है कुछ इस पर माफी मांगेंगी या जो कहेंगी। उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी कार्यालय में फिर नोटों की माला पहनी। ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मायावती का है। सुप्रीमो शब्द केवल मायावती के लिए इजाद हुआ, आज सारी पार्टियों के अध्यक्ष को सुप्रीमो कहा जाता है। यह मायावती का तरीका है। कोई नहीं तय कर सकता कि मायावती क्या करने जा रही, क्योंकि मायावती से जब पूछा गया था कि आपका भाषण कौन लिखता है, तो भाषण भी खुद लिखती है, फैसले भी खुद लेती है। लोगों को लगता है कि शायद कुछ पता नहीं, लेकिन उनको आकाश आनंद को निकाला क्यों? आकाश आनंद को अशोक सिद्धार्थ की वजह से वास्तव में निकाला गया। आकाश आनंद की गतिविधियां और अशोक सिद्धार्थ, जो कि एक आम तौर पर एक सांसदी हुआ करते थे, कर्नाटक और साउथ के वो प्रभारी हुआ करते थे, धीमे धीमे जो निष्क्रिय होती जा रही है बहुजन समाज पार्टी। तो मैं आप सच बता रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोगों के संपर्क में हूं, उन लोगों का यह मानना है कि पार्टी का होगा क्या, यह मायावती को तय करना है। लेकिन वो जो थ्रस्ट है, जिन लोगों के अंदर ये प्यास है कि सत्ता आनी चाहिए, पार्टी दोबारा आना चाहिए, वो जो अंडा आता है, जो जीरो आता है बार बार, वो बंद होना आना चाहिए, वो एक धड़ा बनता जा रहा है और उसको एक सॉफ्ट पुश मिला है। जैसे कहते हैं प्लास्टर आप ठोकिए तो जहां पे प्लास्टर पोपला होता है उस जगह ढक ढक आवाज आती है। ये कौन बजा रहा था ढक ढक? आकाश? अशोक सिद्धार्थ और वाया आकाश। तो बसपा में गुट बन गया था, जिस गुट को आकाश आनंद, अशोक सिद्धार्थ लीड कर रहे थे। लीड आकाश ही कर रहे हैं, अशोक सिद्धार्थ उसके वाया है। तो ये तो पारिवारिक कलह भी मानी जाए, क्योंकि बिल्कुल बहू का मानी नाम गई। भी प्रेस नोट में आया है। बिल्कुल मानी गई। साउथ की पॉलिटिक्स से भी आप ले लीजिए, कनीमोजी से लेके शुरू कर दिए और कहीं तक जाइए। अखिलेश यादव का तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के परिवार में देखा। ये पहली बार पारिवारिक झगड़ा आ रहा है। अब क्या होगा आगे? मुझे लगता है मायावती, बसपा का वही होगा जो मायावती चाहेंगी। आनंद के साथ उनका अभी जुड़ाव, जो भाई हैं उनके साथ जुड़ाव, इस फैसले को कुछ चीजों से सेटल करने की स्थिति हो सकती है। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि नोट के बदले नोट की माला पहनना, काशीराम के करीबियों को दूर करना, यह सोचना कि पार्टी। तो आकाश आनंद का कैरियर फिनिश्ड? अभी बहुत जल्दी हो जाएगा यह कहना कि कैरियर फिनिश। कैरियर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो फिलहाल मायावती ही है। बगावत? बगावत हो सकती है, नई पार्टी, लेकिन नहीं, नई पार्टी आकाश आनंद के दिमाग में हो सकती है। लेकिन मायावती वो है जिसको भाजपा ने तोड़ा था सदन में, लेकिन तोड़ने के बावजूद, सपा ने भी तोड़ा, लेकिन तोड़ने के बावजूद, माफ कीजिएगा, सपा ने ही तोड़ा एक्चुअली, वो तोड़ने के बावजूद बसपा फिर खड़ी हुई। वन लास्ट क्वेश्चन, आपने ट्वीट पढ़ा होगा आकाश आनंद का? जी पढ़ा। उन्होंने दूसरे पैरा में लिखा है, अब एक बड़ी चुनौती भी है, परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो ये द्व्यर्थी तो नहीं है। द्व्यर्थी से मेरा मतलब पॉजिटिव है, मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। शायद अपनी बुआ को विश्वास दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ेगी, लेकिन हां, उसके पॉलिटिकल मायने ये जरूर निकाले जा सकते हैं कि शायद लेकिन आकाश आनंद की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो पार्टी में रहते हुए और उस पद पर अभी जो बयान सुनाया उस आपको क्या लगा? मुझे बड़ा खोज के लाया गया ये। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत खोज के लाए हैं और ये बिल्कुल सही है कि इसके मायने कुछ ना कुछ तो निकलते। लेकिन मायावती से बगावत करके आनंद एक पार्टी बनाए तो पीछे से वो रिमोट किसके पास है ये देखना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा बहन जी का रिमोट, बहन जी का रिमोट तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। दैट्स इट। के गौतम मायावती के पूर्व सहयोगी, उनकी सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के मिशन में काफ़ी दिनों तक काम किया है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए इस डिबेट में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हो रहा है बीएसपी के भीतर? ये चल क्या रहा है? भाई जो हो रहा है ये बहुत अच्छा तो मैं नहीं समझता कि अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा तो डिबेट थोड़ी कर रहे हो। जी जी, अच्छा नहीं हो रहा है। ये सही है कि अशोक सिद्धार्थ, जब मैं अपने बीएसपी का विधान परिषद में दल के नेता था तो मेरे एमएलसी थे, और जब मैं कानपुर जोन और लखनऊ जोन के इंचार्ज था तो मेरे ये कानपुर जोन के अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला आता है, यहाँ के बामसेब के ये जिला के संयोजक थे। कौन?
अशोक सिद्धार्थ जी। अच्छा, अशोक वाम सिद्धार्थ। सेब के जिला संयोजक। जी, सरकारी सर्विस थी इनके पास, ओके। सरकारी सर्विस थी और आइस में आँख का टेक्नीशियन होता। तो अशोक सिद्धार्थ के बारे में थोड़ा बहुत तो मैं जानता ही हूँ। अच्छा, अब रही बात बहन जी, देखिए बहन जी मैं अशोक सिद्धार्थ पे मेरी दिलचस्पी कम है, ये आकाश आनंद वाला क्या मसला है? अब देखिए, सुश्री बहन मावते जी 4 बार सरकार चला चुकी हैं, फुल फेस की भी सरकार चलाई, आयरन लेडी के नाम से बहन जी को जाना जाता है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, ये वर्तमान परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। बहन जी को मानवर काशीराम साहब की जो इच्छा थी या इनकी अभिलाषा हुआ करती थी, इनकी ज़रूरत थी कि परिवार को बहुत राजनीति में, खास अपने राजनीति में टच कम करना चाहिए, ये साहब की ये इच्छा थी। लेकिन बहन जी ने एकाएक जो उत्तराधिकारी का घोषणा किया, तो मैं समझता हूँ, मैं तो बहन जी का कार्यकर्ता था, तो मैं समझता हूँ कि बहन जी का इस समय इनको पहले टेस्ट करना चाहिए था। 2-4 साल 5 साल इनको संगठन में रखना चाहिए था। 2-4 साल 5 साल संगठन में रखने के बाद अभी किस बात की लड़ाई है? क्या चाहिए। आकाश अपना कद बढ़ाते जा रहे हैं, दायरा और पार्टी के भीतर प्रभाव ये मायावती को पसंद नहीं, या फिर वो पार्टी के भीतर कोई साजिश कर रहे हैं, या तीसरी बात परिवार में कलह है? देखिए, आकाश आनंद जी विदेश से पढ़ कर आए हैं, कम से कम इनको 1 साल तो दरी बिछाना चाहिए था। फिर धीरे धीरे दरी बिछाते बिछाते इनको दरी बैठना चाहिए था। फिर इसके बाद इनको कुर्सी बैठना चाहिए था। फिर इनके बाद अपने नेताओं के साथ में बैठने का मौका मिलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए था। एकाएक आपने बिल्कुल पहाड़ पर इनको बैठा दिया। ये क्यों हुआ जो हो रहा है? नहीं तो ये हुआ तो मैं समझता हूँ कि मानवर काशीराम साहब की इच्छा के मुताबिक अगर बहन जी का थोड़ा से रुख होता तो ये ना होता। मेरा अपना बहुत शुक्रिया आपका। मैं संजय सिंह को आमंत्रित करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। संजय जी, शुक्रिया आपका। आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं, ये बसपा के भीतर ये जो कुछ चल रहा है, कभी आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद से हटाया जाता है, कभी सारे पदों से मुक्त किया जाता है, और अब तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। वो चुनौती, परीक्षा, लड़ाई और लंबी कठिन डगर की बात करते हैं, इन सब के क्या मायने हैं? आप लोग को तो ज्यादा पता होगा इनके बारे में। नहीं ब्रजेश जी, पहले तो आपको नमस्कार, और फिर मेरा सौभाग्य है कि आज मनोज राजन त्रिपाठी जी और वीरेंद्र सिंह जी बहुत मतलब हाई प्रोफाइल आपका पैनल है। गंगाराम अंबेडकर जी हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं, सभी विद्वजन यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य मनोज राजन जी के पैनल में मैं भी शामिल हूँ। देखिए ब्रजेश जी भाई साहब, ये बसपा का अपना इंटरनल मैटर है। ये जो परिवारवाद जहां वाली पार्टियां होती है ना, वहां वार ऑफ सक्सेशन में यही चलता है, लीगेसी किसको दी जाए जी। क्योंकि एक एज के बाद दिक्कत आती है। जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं, उनके जो पार्टी को आगे कैरी ऑन करते हैं, तो उनके सामने एक दिक्कत होती तो है। आपके मुताबिक बहन जी परिवारवाद कर रही? नहीं, परिवारवाद तो है ही सब में, जैसे सपा में है, वहां भी वार ऑफ सक्सेशन चला मुलायम सिंह जी के उसमें कि चाचा को दिया जाए, लोग कहते हैं कि आपके लिए गला कटवा दिया और आप शहादत भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, हमसे देखिए, बता रहे हो मलेरिया हुआ था। अब आप उसको कोरिलेट कर रहे हैं, हमसे क्या लेना देना भाई? मैं नहीं कह रहा भैया, ये त्रिपाठी जी जिनको आप बता रहे हैं पैनल में हैं, उन्होंने कहा कि रिमोट जो है किसके पास था? मनोज राजन जी भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, मुझे तो याद भी कम रहता है, मुझे पूछना पड़ता है। नहीं, मनोज राजन त्रिपाठी साफ कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कुछ भी भाई वो कुछ भी कहेंगे तो मैं उनसे हर बात पे सहमत थोड़ी ना हो जाऊंगा। लेकिन ये वार ऑफ सक्सेशन है एक परिवारवाद वाली पार्टी में, और ये हर जगह है। इनके जितनी भी परिवारवादी पार्टी होती है, चाहे सपा हो, चाहे जयललिता जी का देख लीजिए, चाहे एनटी रामाराव का देख लीजिए, चाहे शिवसेना में ठाकरे साहब के उसमें। भोजपुरी में एक गाना है कि कहावत है, सटला तो बाबा गईले, क्या सटले तो गईले। समझ गए संजय भाई? देखिए, लेकिन हाँ एक बात है, कांग्रेस के को खत्म करने में, कांग्रेस के तो अभी बोली भी नहीं सर आपको पहले ही। कांग्रेस कहाँ से आ गई? मायावती जी का मसला मायावती का, रिमोट आपके पास और कह रहे हो कांग्रेस, ये बेचारे तो खुद परेशान है। आप देखिए, अब रिमोट के लिए तो आप कुछ भी कह दीजिए, जब रिमोट है ही नहीं
तो कहां से थैंक हो यू जाएगा? संजय भाई। सेकंड बहन जी राउंड की में खुद आपकी पार्टी बाकी है। ओपिनियन सम्मिलित की जाएगी। मैं फराज जी, किदवई, जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मायावती के साथ इन लोग की पार्टी का एसोसिएशन रहा है। कई बार ये मायावती की पार्टी से मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं। ये मिलते ही हैं बिछड़ने के लिए, फिर बिछड़ के मिल जाते हैं, फिर कब मिलते हैं कब बिछड़ते हैं कुछ पता ही नहीं चलता आजकल। लेकिन बिछड़े हुए हैं, आज का स्टेटस ये है। फराज किदवई साहब, ये बीएसपी के भीतर जो कुछ चल रहा है, आप लोगों के लिए कोई कंसर्न है, या फिर आप ये मानते हैं इंटरनल मैटर है, या सक्सेशन की लड़ाई है, या फिर बीएसपी में बगावत है, या मायावती अपने प्रभाव के आगे अपने भतीजे को भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? एक और भतीजे को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, आपकी पार्टी के अध्यक्ष को। देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये बहुत चिंता का विषय है, और चिंता का विषय क्यों है मैं भी आपको बताता हूं। और दूसरी बात यह है कि बुआ जी पहले उन्होंने बड़े भतीजे के साथ 2019 में इलेक्शन लड़ा और 5 सीटें जीती, और उसके बाद में बड़े भतीजे के साथ उन्होंने नाइंसाफी की, और अब छोटे भतीजे को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यह बात ब्रजेश जी तय है और वेल स्टैब्लिश्ड है कि माननीय बहन जी इस देश की बहुत बड़ी नेता है, और यह भी सच है कि उन्होंने इस देश के पीढ़ियों को सम्मान दिलाने के लिए बहुत काम किया है। मगर क्या है ब्रजेश जी, आज की तारीख में आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, माननीय बहन जी को थोड़ी सी अपनी कार्यशैली में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी त्रिपाठी जी, मनोज राजन त्रिपाठी जी ने कुछ नाम लिए कि इनको माननीय बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। सही बोल रहे हैं, कद्दावर लोग थे। कुछ नाम भूल गए, जैसे लालजी वर्मा जी हैं, रामअचल राजभर जी हैं, आरके चौधरी साहब का आपने नाम ले ही लिया, और इसके अलावा सेकंड लाइन के भी तमाम नेता थे जिनको माननीय बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इनके वोटर पे भी पड़ा। आज बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, मेरी तो उससे डिस्कशन होता है ब्रजेश जी, वो कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो उदय है वो मान्यवर काशीराम साहब के संघर्ष और त्याग से हुआ है, और सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की वो लड़ाई जो आदरणीय नेताजी ने शुरू की थी, उसको धार माननीय काशीराम साहब ने दी थी। मान्यवर काशीराम साहब का आकाश आनंद को क्यों निकाला गया? आपको क्या लगता है इसके पीछे के मूल कारण क्या है? ब्रजेश जी, मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं। आकाश आनंद जी फिर वापस आएंगे, इसी पार्टी में आएंगे, और बहन जी उनको वापस लेंगे। ये अगर आप बहुजन समाज क्या कोई पार्टी शर्त का रखी गई है कि अशोक सिद्धार्थ से सारे रिश्ते तोड़ लो? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अभी हो सकता है कि माननीय बहन जी जो हैं वो किन कारणों से कह रही है, किन कारणों से नहीं कह रही, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात का कमिटमेंट आपके चैनल के जरिए इस देश के करोड़ों दलितों को देना चाहूंगा कि मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन और मूवमेंट था, उसकी मशाल अब आदरणीय अखिलेश यादव जी, यह है आपदा में अवसर तलाशने की बात। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूं इस कार्यक्रम में। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जी। ये बीएसपी के भीतर क्या चल रहा है? आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया गया है, आपको क्या लगता है कि ये कोई नेचुरल प्रोसेस है, इंटरनल मैटर है, या फिर बीएसपी में कोई बगावत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, या फिर बात कुछ और है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? त्रिपाठी जी ने भी एक दो बातों का जिक्र किया। ब्रजेश भाई, जो हमें लग रहा है सबसे पहली चीज तो ये बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक मामला है, और वो जो आंतरिक मामला है बहुजन समाज पार्टी का, वो उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी वो लोग करेंगे कि साजिश है, ख्वाहिश है, या सक्सेशन है, या क्या है। अभी मनोज भाई ने बड़ी अच्छी बातें करी, जैसे नाम लेने की बात तो अपनी जगह साउंड कंट्रोल करें, बाहर का रहा है जी, आप कंटिन्यू जी। तो मैं आपसे 2-3 चीजें खाली कहना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी पिछले 3 सालों से 4 सालों से, चाहे वो आकाश आनंद जी वहाँ हों, चाहे अशोक सिद्धार्थ जी हों या ना हों, बहुजन मूवमेंट को, बहुजन मिशन को धोखा देने में लगी थी। आज की डेट में आप इस चीज को देखिए, जितनी आरक्षण विरोधी ताकतें थी, जितनी संविधान विरोधी ताकतें थी, जितने लोग लेटरल एंट्री के पक्षधर थे, उन सब के लिए मायावती जी हमेशा चुप रही, कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया। हमेशा आप उनसे पूछिए तो पहले वो कांग्रेस को कहेंगी, फिर वो सपा को कहेंगी, उसके बाद एक लाइन भाजपा के खिलाफ आ जाती थी उनकी।
तो इस चीज से इनका बहुजन मूवमेंट, मैं बहुजन पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपना नेता जिसको मानना है माने, लेकिन वो जो बहुजन मिशन के लोग थे, जैसे यहाँ पे गौतम जी बैठे हुए हैं, गंगाराम जी बैठे हुए हैं, या अन्य तमाम लोग हैं, हमारे यहाँ पे राज बहादुर जी आ गए थे बहुजन समाज पार्टी से, आए थे आपके? नहीं, वो तो बहुत बाद के हैं। खाबरी जी तो नहीं, खाबरी जी भी आए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी आए, ये बात अलग है। लेकिन जो राज बहादुर जी थे वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उन 7 एमएलओ में होते थे जब बहुजन समाज पार्टी के 7 एमएलए जीतते थे। मैं ये बात कह रहा हूं, खाली इन सबसे सीनियर थे वो। तो जो मूवमेंट था, जो मिशन था, जो बामसेफ के लोग थे, जो DS4 के लोग थे, उन सब लोगों ने आरक्षण के समर्थन का एक और संविधान को बचाने का एक अहद ले रखा था। और मायावती जी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, चाहे वो दबाव में हो, चाहे किसी डर में हो, चाहे किसी चीज में हो, मैं नहीं जानता, लेकिन उस मूवमेंट को, उस मिशन को धोखा देने का काम किया है, ऐसा तमाम लोगों का, तमाम बहुजन मिशन के लोगों का कहना है। जो आपके साथ नहीं है, आप उसकी ये टैगिंग करते हैं कि वो बीजेपी के साथ? देखिए, अगर हम टैगिंग करते हैं तो जनता, ये तो हिटलर वाली स्टाइल हुआ, आइदर यू आर विद मी और माय एनिमी। नहीं, वो बात नहीं। अगर आप संविधान के समर्थन में हैं, आप एक बात बताइए। हाँ, जो लोग सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। जो लोग ये कहते थे कि 400 सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे, उनके खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं। वो सत्ता में 11 साल से, उनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं। आप हमें बता दीजिए, जो लोग लेटरल एंट्री ले आए, 45 पद लेटरल एंट्री के, हमारे ऊपर आरोप लगता है एक आधे आदमी को हमने किया, लेकिन 45 पद एक साथ लेटरल एंट्री के ले आए, बहुजन समाज पार्टी चुप। निकाला क्यों आकाश आनंद को? कुछ आप असेस कर पाए? देखिए, मैंने कहा ना, इनका वॉर ऑफ सक्सेशन हो या क्या हो, उनका आंतरिक मामला है। कोई रिमोट? एक चीज तो जान लीजिए ना, ये रिमोट एक बड़ा पुराना शेर था, अरे समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस पार्टी या शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और। टूटी कश्ती से आपका तात्पर्य क्या है? टूटी तो कश्ती बहुजन समाज पार्टी की हो चुकी है। बहुजन मिशन आज की डेट में दोराहे पे खड़ा है, और बहुजन मिशन के लिए मेरा बड़ा स्पष्ट निवेदन है। मैं संदेश देने का स्थिति में नहीं हूं, मैं तो हाथ जोड़ करके कहता हूं बहुजन समाज के मिशन के लोगों से कि भाई आइए, संविधान को बचाइए। कहां है? इंडिया गठबंधन में आइए, आइए, संविधान को बचाइए। कहां है? कांग्रेस में आए, आपका स्वागत, लेकिन अगर आप कांग्रेस में नहीं आना चाहते तो इंडिया गठबंधन में आए। और लेकिन वो सारी की सारी ताकतें आए। पार्टी का नाम लीजिए, कहां जाए? सर, आप लोग हमारा तारतम्य तोड़ देते हैं, फिर वहीं से सीएम ऑफिस से फोन आ गया। देखिए, अब इनका यह है कि इनको स्पीच देने दिया जाए। मैं फिर से, भैया स्पीच नहीं, इंटरेक्शन। फिर सुनिए ना सर, तो इंटरेक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए ना। या सवाल करना कौन सबसे पूछा है? पूरा सवाल तो त्रिपाठी जी तो बहुत सवालों का सामना किए हैं। जाने दीजिए। तो हमारा बहुजन समाज के मिशन के लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप आए, संविधान को बचाने के लिए, जाति जनगणना को कराने के लिए, कहीं ना कहीं देश के आरक्षण को बचाने के लिए आप आइए, कांग्रेस के साथ जुड़िए, और नहीं तो इंडिया गठबंधन। ससुर के प्रभाव में है आकाश? ये उनका निजी वो है कि आज ससुर के प्रभाव में है, कल नहीं होंगे। मायावती जी अगर इस तरीके के हल्के स्टेटमेंट दे रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है किसी इतनी बड़ी नेता को इतने हल्के सतही स्तर के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं गंगाराम अंबेडकर जी को आमंत्रित करता हूं। मायावती के पूर्व सहयोगी, उनके OSD रह चुके हैं, आजकल अपना मिशन सुरक्षा परिषद संगठन चलाते हैं। अंबेडकर जी, स्वागत आपका। क्या चल रहा है ये? देखिए ब्रजेश जी, ये बहन जी का चिरपरिचित अंदाज है, और ये आज ही कोई नया काम नहीं है। हम लोग जब से बहुजन समाज पार्टी में देख रहे थे, तो क्योंकि मनोहर कांसीराम जी की एक बात याद आती है, मुझे लगता है कि बहन जी के दिमाग में वो चीज़ पूरी तरह से रच बस गई है कि जब वृक्ष बड़ा होता है तो वो थोड़ा झड़ीला हो जाता है, तो जो बाग का माली है समय से उसकी छटाई भी करता रहता है। बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन स्थापित होने का यही एक कारण रहा है कि कितना बड़ा से बड़ा नेता रहा हो, कितना बड़ा से बड़ा ओहदा रहा हो, और उसको पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त होने पर अगर जरा सा भी बहन जी को खबर मिले, उसको 1 मिनट में छटाई करने का काम किया, पार्टी का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो गया हो। हमने बरखुराम वर्मा जी को निकलते देखा, RK चौधरी जी को निकलते देखा, राज बहादुर जी को निकलते देखा, सोनेलाल पटेल जी को निकलते देखा। संसदीय कार्य मंत्री, तो ये तो बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद से, बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद से ये छटाई वाला काम तो चल ही रहा था। तो हो सकता है ये छटाई क्यों हो रही है? तो दुर्भाग्य ऐसा है कि बहन जी जिसको देती है जिम्मेदारी वो समझ जाता है उत्तराधिकारी। तो मुझे लगता है जिसको देती है जिम्मेदारी वो समझने लगता है उत्तराधिकारी। वो मुझे लगता है वोटर से और संवाद उसका ठीक से नहीं रहता है। मुझे लगता है कि जैसे हरियाणा का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन, दक्षिण भारत में कई राज्यों में इलेक्शन हुए,
पार्टी अपना पूरा परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पाई, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी आकाश को सौंपी निकाला गई। क्यों गया? पारिवारिक कलह या राजनीतिक कारण? नहीं, ये पारिवारिक कलह नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये बहन जी का चिरपरिचित अंदाज है। प्रश्न जहां नोट पर नंबर बहुजन 2 समाज नंबर पार्टी पेज को पढ़ा नुकसान- प्रश्न नोट का? जी प्रश्न नोट का 2 नंबर पेज पढ़ा था? नहीं, मैं उसमें पढ़ा बहू हूँ। और ससुर का जिक्र है। नहीं, मैं पढ़ा हूँ, लेकिन जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी को जहाँ कमजोर होती बहन जी नजर आती हैं, जहाँ देखती नजर आती है, तो उनको लगता है कि इस आदमी से मिशन को, मूवमेंट को नुकसान हो सकता है, तो चाहे वो रिश्तेदार। अब ये तो साबित हो गया कि तो जो वो लोग क्यों बहन जी लिखते हैं के कि अब ऊपर- एक बड़ी चुनौती है, परीक्षा कठिन है, लड़ाई लंबी? इसका मतलब क्या? और जो वीडियो मैंने दिखाया वो तो बड़ा तो उसको समझने की sensational जरूरत है, क्योंकि वीडियो में जो आकाश आनंद जी कह रहे तेवर हैं है। कि ये लोग षड्यंत्र कौन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी काम में नहीं कर जो पा रहे चीजें लागू होना चाहिए, तो हो सकता है कि लड़ाई उनसे, मुझे तो नहीं लगता कि इस बात से बहन जी से कोई लड़ाई या कोई ऐसा चुनौती वो स्वीकार एक कर चीज रहे हैं। बोलूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हमसे बड़े भी हैं, पर हम उनको छेड़ नहीं सकते। तो कौन? जैसे ये रामजी लाल गौतम, हो सकता है मायावती, त्रिपाठी जी आनंद इस बात कुमार, को, हो सकता है मायावती। त्रिपाठी जी उस बात को कोट कर रहे हैं, सतीश मिश्रा का नाम क्यों नहीं ले रहे? त्रिपाठी जी उस बात को तो कोट कर त्रिपाठी रहे जी हैं, बेटर तो मैं- बताएंगे। मुझे नहीं, लगता आप नाम ले है, लीजिए। मेरे तो आइडिया नहीं है ज़्यादा, मैं बसपा कम कवर किया हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं। जी कंटिन्यू। मुझे लगता है कि त्रिपाठी जी ने उस बात को, उस लाइन को कोट किया है कि जो आपका, जो उनका स्टेटमेंट था और उस ट्विटर की जो लाइन थी, तो कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं कि मुझसे कुछ बड़े भी हैं, तो हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा कोई हो। मुझे तो नहीं लगता कि वो क्या बहन जी पार्टी के को लिए ओवरटेक चुनौती- करने की कोशिश थी? क्या है? जी, क्या आकाश आनंद पार्टी कब्जा करना चाहते थे? मायावती को घर बिठाना चाहते थे? अब ये तो अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा बहन जी को जी। कि कहीं ना कहीं थैंक यू गुटबाजी सर, बहुत होकर के शुक्रिया कहीं वीरेन पार्टी जी। के बेटर ऊपर इसको इस और तरह का नुकसान ना हो एनालिसिस जाए। करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेन जी। चल क्या रहा है भाई ये बसपा में? देखिए ब्रजेश जी, जिस आकाश आनंद को मायावती ने 8 साल लगभग ट्रेनिंग दिया, 2 बार नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और उनको अपना उत्तराधिकारी मंच से घोषित किया, आज उन्हीं को पार्टी से बाहर निकाल कर दिया। ये कि उनका ससुराल पक्ष उनके ऊपर बहुत हावी हो गया है, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इस बात को बहुत पहले से लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि मायावती के फैसले बसपा के पतन की ओर लेकर जा रहे हैं बसपा को, क्योंकि उनको सियासत में कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। संगठन में जो बड़े बड़े नाम हुआ करते थे वो पहले ही जा चुके हैं। आखिर ऐसा कौन सा करिश्मा या चमत्कार होगा जो मायावती को फिर से सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाए और बहुजन समाज पार्टी का उत्थान करे? आज इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि मायावती ऐसे फैसले क्यों कर रही हैं, आखिर भतीजे से ऐसे उनको क्या परेशानी हो गई? ब्रजेश जी, मायावती इस चीज को भी देखें कि वो जनता के बीच एकदम नहीं निकलती हैं। वो घर में बैठकर पार्टी को चला रही हैं पिछले कई सालों से, और यही वजह है कि चुनाव में खाली सभाएं करने वो निकलती हैं और उसका असर रिजल्ट के रूप में नहीं आ पा रहा है। लोकसभा चुनाव में मायावती ने जो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, वो फैसला उनका घातक था, और ये बात साबित हो गई परिणाम आने के बाद। उस ऐलान से ये संदेश साफ तौर पर गया पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज में कि मायावती भाजपा से डर गई हैं और वो भाजपा को हराने के लिए नहीं बल्कि विपक्ष को हराने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। वहीं से मायावती की पार्टी का जो कुछ बचा खुचा जनाधार था वो भी खिसका। आज ये बात कही जा सकती है कि आकाश एक नौजवान नेता के तौर पर उभरे, वो विचलित हो गए। पार्टी के भीतर हो सकता है आलोचनाओं से उनके पास धैर्य नहीं था, यहाँ पर वो कमी कर गए। आज उनका जो बयान आपने दिखाया है वो दर्शाता है कि वो बहुत कुछ करना चाहते थे, पार्टी में कर नहीं पा रहे थे क्योंकि मायावती वहाँ शीर्ष पर बैठी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थी और वो कंट्रोल में लेना चाहते थे, ये बात तो साफ है। लेकिन परेशानी झलकना, किसी से राय मशविरा लेना, अपने रिश्तेदार के घर आना जाना, मिलना जुलना, ये भारत में कहीं इस पर किसी राजनीतिक दल ने कभी रोक नहीं लगाई है अपने परिवार में। ये पहला ऐसा वाकया है कि जब मायावती का भरोसा अपने भतीजे पर टूट गया, उनके रिश्तेदारों पर टूट गया है। लेकिन
हैरत की बात यह भी है कि बेटे से तो नाराज हैं, बाप को सम्मान दिया है। तो एक के घर में दो तरह की धारा आपको देखने को मिल सकती है। ब्रजेश जी, हिंदुस्तान के परिवार में कोई ऐसा दामाद नहीं है जो अपने ससुराल पक्ष की बात ना सुने। उसकी मजबूरी भी है सुनना। अब वो सियासत में है तो ये कह सकते हैं कि भाई सियासी फैसलों वो प्रभावित कर रहा था ससुराल पक्ष, लेकिन कौन आदमी ऐसा है जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानेगा? नहीं, व्यक्तिगत अनुभवों का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ वीरेन जी। नहीं, ये जो बैठे हैं पैनल में यहो सब करते हैं, अच्छा, कोई हमारे ऊपर खाली नहीं है ये। अच्छा, तब अरे आप बुरा क्यों मान? ये मैं तो सुरेंद्र जी की मजबूरियां देखा हूँ कई बार, डिबेट में आते आते रोक रहे हैं बेचारे, कहीं जाना पड़ा। सुरेंद्र राजपूत जी इसके सबसे बड़े गवाह है और मैं उनकी उपस्थिति में बात कहना चाहता हूं कि जिस देश में, प्रदेश में मायावती की पार्टी सदन में कहीं शोर मचाने की स्थिति में भी ना बची हो, वो आखिर ऐसे फैसलों से बहुजन समाज को क्या दे पाएंगी? लड़ाई लड़ने का अपना तरीका होता है, लेकिन लड़ाई पोरस के उस हाथी की तरह नहीं लड़ी जाती है जो अपने ही फौज को कुचलने लगे। क्या बहुजन समाज पार्टी का हाथी उस ओर जा रहा है? यह भी देखना होगा। ब्रजेश जी, इस देश की सियासत में ये आप एक बात कहनी नहीं चाहिए, लोग कहते हैं, लेकिन परिवार सबके साथ है। मायावती को भी अपने भाई, वो भी तो उनके परिवार हैं, लेकिन इस देश की सियासत में ऐसा संयोग बना कि तमाम सारे अविवाहित लोग राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे और उनके लिए कई तरह की बातें कही गई कि वो सही चीज़ों को, परिवार की भावना को समझते नहीं हैं। लेकिन अब ये तो अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन जब आप किसी को मौका देते हैं तो उसके साथ धैर्य भी रखना पड़ता है, इंसाफ भी करना पड़ता है। ये लड़ाई अशोक सिद्धार्थ और पार्टी में नंबर 2 और 3 के बीच जो नेता हैं, चाहे रामजी लाल सुमन हो, चाहे मुनकाद अली हो, इन लोगों के बीच हो सकती है, लेकिन मायावती अपने भतीजे पर इतनी कठोर हो जाएंगी, इसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी जी। फिलहाल आज यही इतना कहना मुनासिब होगा, सुनिएगा, कि ऐसा ना हो कि अपना वजूद ही मिटा लो और चिराग जलाते जलाते उंगलियां जला लो और दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह, $1 मिलियन हैं। अब आप जवाब तैयार रखिएगा वीरेन जी का। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस पर चर्चा का प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ मनोज राजन त्रिपाठी, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट भी हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2 ट्वीट है मायावती के, मैं उनका कोट अनकोट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पहले ट्वीट में लिखती हैं कि आकाश आनंद को जो पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी, वो उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए अपनी मैच्योरिटी नहीं दिखाई, बल्कि उनके ऊपर ससुर अशोक सिद्धार्थ का प्रभाव दिखा, जो स्वार्थी, अहंकारी, गैर मिशनरी था। अब तो खुलकर आरोप है कि विलेन तो अशोक सिद्धार्थ हैं, अकॉर्डिंग टू मायावती। आकाश को वो इनोसेंट मानती हैं, ऐसा कहती हैं, उसको ट्रैप किया गया। देखिए, मायावती के बयान, सुरेंद्र राजपूत जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत सतह लेवल की है। लेकिन अगर आप गौर करें तो मायावती ने हमेशा ही इस तरीके की बयानबाजी की है। 18 मंत्रियों की जांच लोकायुक्त में थी। 18 मंत्रियों की जांच में जितने फंसे सारे मंत्री हटा दिए, बर्खास्त हुए थे, बर्खास्त कर दिए। 122 टिकट बदल डाले थे, जिनमें जिताऊ भी लोग थे। पुलिस भर्ती का घोटाला जो मुलायम सिंह ने किया था, 188 आईपीएस, पीपीएस, इन सबको उठा के उनके खिलाफ जांच और सस्पेंशन सब कर दिया था, ये सोचे बिना कि ब्यूरोक्रेसी से ही सरकार चलती है। पंचम तल में 5 लोग, ऊपर शशांक शेखर, और शशांक शेखर का सीसीटीवी विजय शंकर पांडे, और इस तरीके से उन्होंने सत्ता चलाई। मेरी बात समझने की कोशिश करके मैं आ रहा हूं उस जगह पे। अब इन सब चीजों के बीच में पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, बलात्कार का आरोप आया, छोड़ दिया, जाइए अपना काम करिए। आनंद सेन,
फैजाबाद में दलित लड़की अनीता नाम था उसका, उसके साथ वो लड़की के साथ संबंध, रेप, उसकी हत्या, इन सब मामलों में छोड़ दिया आनंद सेन ने, शाम को ही इस्तीफा ले लिया। ऐसे ही शेखर तिवारी बर्थडे पर चंदा लिया, औरैया के गेल गेस्ट हाउस में इंजीनियर को मारा, शेखर तिवारी बाहर, और मायावती ने क्या कहा, मेरा विधायक शराबी था, कबाबी था। ये मायावती का स्टाइल ही है बयान देने का। वो अच्छा, ये आप मतलब सुरेंद्र जी ने कहा इसको सतही आकाश के लिए ये भी लिखा जा सकता था। हाँ बिल्कुल, कुछ भी लिख सकती है वो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जमील अख्तर तो हम लोग के साथ पत्रकार भी हुआ करते थे, बाद में मायावती का लिखने लगे। लेकिन भाई साहब, जमील अख्तर को नहीं मालूम होता था कि मायावती क्या लिखने जा रही है। लोग सोचते हैं वो हर बार वो ब्लू बुक निकालती है अपनी, और वो ब्लू बुक कोई और लिखता है। ये ट्वीट वगैरह कौन ड्राफ्ट करता है? खुद ड्राफ्ट होता है, सारा ट्वीट उनका खुद ड्राफ्ट होता है। मैंने उनके भाई आनंद को लताड़ खाते देखा है, ऐसा लताड़ खाते देखा। लोग तो कहते हैं वो सेकंड मोस्ट पावरफुल, सेकंड मोस्ट पावर, वो पावर उनकी नहीं है, वो मायावती की डेलीगेटेड पावर है उनको। आनंद के आप याद करिए, बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम कांड में जब मसला हुआ है, तो उस दौरान का वक्त था जब बाबू सिंह कुशवाहा को सेकंड सीएम, डिप्टी सीएम कहा जाने लगा। सॉरी, डिप्टी भी नहीं, मिनी सीएम कहा जाता था, और आंखों में चढ़ चुके थे मायावती के। आनंद कुमार ने उनसे काम कहा था, वो काम एक बहुत बड़े शराब कारोबारी का था। मैं उस मीटिंग नहीं थी, वो एक महफिल थी, उस महफिल में आनंद कुमार आए, यानी भाई, और उन्होंने हाथ जोड़े बाबू सिंह कुशवाहा के कि क्या मुख्यमंत्री होने के बाद ही मेरा काम करोगे। यानी आनंद कुमार अगर ये कह रहे हैं तो मायावती का क्या नजरिया होगी, क्या होगा। और बाबू सिंह कुशवाहा को, अभी गौतम साहब बता रहे थे कि वो छोटा सा काम करता था, कोई ऐसा था, उसको ये बना दिया। टेलीफोन ऑपरेटर और चाय देने वालों को कहां से कहां पहुंचा दिया मायावती ने, और बड़े से बड़े कद्दावार नेता को कहां की हैसियत दिखा दी। आकाश आनंद चीज तो ये वही, उसी कारण ये दुर्गति हुई, उसी कारण ये दुर्गति। मैं किदवई साहब की बात से भी एक बहुत जबरदस्त इत्तेफाक रखता हूं, इसमें तलाक होगा। अब ये तलाक आकाश आनंद का या तो पार्टी से होगा या ससुराल से होगा। मतलब आप ये कहते हैं कि वो प्रज्ञा आनंद को छोड़ेंगी ना? छोड़ेंगे, बस यही एक बात है। इसके तलाक का मतलब डाइवोर्स, बीवी मियां की बात नहीं कर रहा हूं अशोक सिद्धार्थ। या तो उनको ससुराल से तलाक लेना पड़ेगा या पार्टी से तलाक लेना पड़ेगा। और हां, किदवई साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, ये मायावती है। कल को कोई बात समझ में आ जाए, अशोक सिद्धार्थ सूरज जाए, दंडवत हो जाए, साष्टांग हो जाए, या तो वो बाहर होंगे। आकाश आनंद से मोह उनका अभी भी है। अरे इतने बड़े परिवार में उन्होंने आकाश को चुना, उसको आगे ईशान भी तो है? ईशान की भी तस्वीरें आप लोग चला रहे थे? कभी नहीं। अच्छा, वो कभी। और लड़के के गौतम साहब फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और मायावती के सहयोगी, क्या आकाश आनंद का करियर खत्म, और क्या वो जल्दबाजी में थे? वो अति महत्वाकांक्षी थे, मायावती को चैलेंज करने लगे थे, और चंद्रशेखर का जो प्रादुर्भाव हुआ वो आकाश को क्या बेचैन कर रहा था जल्दी सब कुछ पा लेने के लिए? चंद्रशेखर जी को बारे में एक बार पूछा गया था आनंद, ये प्रकाश जी से, उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर, तो ये नान मैच्योर बात थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कौन चंद्रशेखर। एक मैं घटना बताऊंगा छोटी से, ये 2006 की बात है। बहन जी ने मुझे कहा कि भाई तो 15 जनवरी को ना आना, भीड़ होगी तो 14 जनवरी का आ जाना मेरे पास अपने पत्नी को लेकर दिल्ली में, हिमाऊ रोड में। मायावती जी ने कहा? जी जी, ओके, आपसे? तो ये, हाँ जी, तो ये बात जो है अशोक सिद्धार्थ की पत्नी को पता चला, तो अशोक की पत्नी मेरे निवास पर आई, मेरी पत्नी को सेट कर लिया कि दीदी हमको भी लेते जाओ। और जब मुझे नहीं बताया मेरी वाइफ, बाद में जब चलने को हुआ तो कहा कि अशोक सिद्धार्थ की पत्नी भी ले जाना है। तब कहा देखो भाई, बहन जी के यहाँ लिखा पढ़ी होती है सब, बकायदे ये पवन इससे था। तो मिलने गया तो बहन जी कहा भाई ये कौन है? हम कहा बहन जी मेरे भयो है। तो कहीं भयो क्या होता है? हम कहा बहन जी मेरे छोटे भाई की पत्नी है। तो कहा छोटा भाई तेरा कौन? हम कहा बहन जी अशोक सिद्धार्थ है। एक घटना, दूसरी घटना बताऊं कि 11 जनवरी 2012 में फर्रुखाबाद गया था टिकट को घोषणा के चक्कर में। तो 11 जनवरी 2012 को बहन जी को मैंने 10:30 बजे रात फ़ोन किया, रात में मैं खाना नहीं खाया था ढाबा में। हम कहा बहन जी बात करना, तो बहन जी के बात में मैं मित्तल जी से कन्फर्म किया। मित्तल जी कहा भाई आप समझ लो बहन जी बारे में, बहन जी सो रही है या आराम कर रही है। हम कहा नहीं बात कराओ, मेरी बात कराई गई। तो बहन जी से कहा इतनी रात में बात करने क्या जरूरत, बहन जी सीएम थी, बात करने क्या जरूरत। हम कहा बहन जी अगर बात नहीं करो मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अरे बहन जी कहा अरे क्या बात बताओ। हम कहा भाई सरकार नहीं बन रही है। 11 जनवरी 2012 को 10:30 बजे रात सरकार टेलीफोन पे उनको ऐसे बोल दिया। हमने कहा भाई सरकार नहीं बन रही फर्रुखाबाद से।
मैं मीटिंग लेके आ रहा था, सो सिद्धार्थ का जिला है फर्रुखाबाद, मीटिंग लेके आया था। बहन जी ने कहा क्या बात है, हम कहा भाई सरकार नहीं बन रही। बहन जी का रख फ़ोन, मैं फ़ोन रख दिया। फिर आगे बढ़ी गाड़ी, फिर बहन जी का फ़ोन आया मेरे पास दोबारा, बताओ भाई कहाँ हो। हम कहा भाई अंधेला दिखाई नहीं पड़ा, कि उतरो गाड़ी मेरे, फिर मुझसे बात करो। मैं फिर बताया, पूरी बात बताया। हम कहा मुझे 5 लोगों को आप कंट्रोल करना पड़ेगा, सरकार नहीं बनेगी। बहन जी ने कहा अच्छा तुम 11 बजे, कल 11 बजे मेरे पास आ जाना, मैं 5 बुलाती हूँ। अब भाई साहब फिर इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी फ़ोन आया, कह रहे गौतम साहब ने क्या डिस्टर्ब कर दिया। हमका बताना जरूरी, सरकार नहीं बन रही है। बहन जी तीसरा फ़ोन फिर आया मेरे पास रात में, लगभग 12 बजने लगभग हो गया। बहन जी ने कहा तुम आ रहे हो ना 11 बजे। हम कहा बहन जी मैं आ रहा हूँ। फिर ये तो उनकी सिंसेरिटी थी कि आपकी बात को गंभीरता से लिया होगा। जी जी जी। फिर 12 तारीख को मुझे 11 बजे 12 तारीख 6 बजे मेरे पास फिर फ़ोन आ गया, लाप्लास में था। ओके, तो आपके साथ क्या हुआ जब वहाँ पहुँचे आप? मैं बताता हूँ, मैं 12 तारीख को कहा तो आ जाना, 11 तारीख आप पहुँच गए? चलिए, पहुँच गया। बहन जी हमको 9 बजे बुला लिया। बहन जी ने बहुत बातें 7 बार बुलाए, 7 बात तो सारी बात मेरी निकल गई, बात सही से निकल गई, सब प्रूफ हो गया। हम कहा बहन जी सरकार नहीं बनेगी। फिर मैंने कहा, और जबकि देश का कोई भी नेता नहीं कह रहा था, मैंने कहा बहन जी इसी दिन मुझे चेन्नई भेज दिया। ये बात बिल्कुल सही है। इसी दिन बहन जी चेन्नई भेज दिया, और चेन्नई भेज कर फिर मैंने कहा कि मेरा बंद बना जाओ, आपको यूपी वर्जित कर दिया? हाँ, बहन जी कहा चेन्नई जाओ, आज ही जाओ, आज ही। जो प्रमोद कुरेल एमपी को फ़ोन किया कि व्यवस्था करो इसकी। मैं चेन्नई गया, और चेन्नई के बाद फिर भाई साहब 1 मिनट और बताना मतलब आपको प्रदेश निकाला दे दिया गया? इसी के बाद, इसके बाद फिर हमको बुलाई 21/3/12 को, 2 महीने बाद चुनाव हो गया। बहन जी सरकार गिर गई। मैं गया, वीर सिंह थे और ये कुरेल जी थे। हमने हाथ जोड़ कहा बहन जी मेरी बात मानती सरकार बन जाती। कहा मैं किसकी बात मानूं? कहा बहन जी मेरी बात मानिएगा। क्यों मानूं? हम कहा बहन जी मैं कार्यकर्ता नेता नहीं हूँ। तो बहन जी को मैं अपनी ये क्यों किया निर्णय इन्होंने, आप ये बताओ नक्सल में, ये बताओ क्यों किया ऐसा? आकाश आनंद वाला एपिसोड पर आपका क्या मत है? ये बहुत बड़ी बात होगी सर। हाँ, क्योंकि असमान, ये बड़ी बात, समान बात नहीं, बहुत बड़ी बातें हैं ये। आप और कल मैंने उनके जो तस्वीर आई थी ट्विटर पे मैंने देखी थी, बड़ा पेनफुल फेस था मायावती। बहुत बड़ी बात है, वो वाइब्रेंट रहती है और एकदम। और जो अशोक ने भी शादी किया है, जिलाध्यक्ष मैंने इसको जिला हटा दिया था, हेमंत को, फिरोजाबाद का दूसरा जिलाध्यक्ष रविंद्र बनाया था। थैंक यू सर, थोड़ा सा वक्त का अभाव है। मैं संजय सिंह को जोड़ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। संजय जी, क्या आपको लगता है कि बीएसपी अभी आपके लिए चुनौती है, या फिर बीएसपी अब अपने उस ओहदे पर कभी नहीं पहुंच पाई जहां पर उठे और उनका मूवमेंट भटक गया है? विजय जी, जितने विपक्षी दल हैं सब हमारे लिए चुनौती है, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको हम चुनौती के रूप में लेते हैं। अब ये बहन मायावती जी के ऊपर है, वो अपनी पार्टी की को रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं, जनता में कैसे जाती हैं। मुझे तो जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वार ऑफ सक्सेशन, तो इन दलों में चलता है, कांग्रेस में भी चल रहा है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच में भी है, ये सब दलों में चलता है। केजरीवाल को देख लीजिए, केजरीवाल जी ने सब जितने उनके साथ बड़े बड़े थे सबको निकाल के बाहर कर दिया था। तो आप मानते हैं कि ये सामान्य बात है, कोई ऐसी खास बात नहीं है? बिल्कुल। अब देखिए, सपा में था, चचा भतीजों के बीच में रहा, तो ये चलता है। इन जो व्यक्ति विशेष आधारित पार्टी होती है, जो परिवारवाद पार्टी होती है, ये इनका नेचुरल फिनोमिना है, और उसमें उत्तराधिकार किसको बनाए। थैंक यू सर। मैं फराज किदवई को आमंत्रित करता हूं। किदवई साहब, एक ट्वीट है मायावती का और एक ट्वीट है आकाश आनंद का, एक रिएक्शन है और दूसरे पे एक्शन है। दोनों में ये बात लग रही है कि उनके बीच संवाद नहीं है, बातचीत नहीं है। क्या संवादहीनता इसका कारण है, या फिर बीएसपी अपने पतन की ओर बढ़ गई है? लेकिन उनके पास जो 9.5% का कंसोलिडेटेड वोट शेयर है, जो लास्ट अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी रिपोर्ट हुआ है, उसका क्या होगा? अब इस बहुजन वोट का क्या होगा? क्या ये मायावती के पीछे इंटैक्ट हैं, या फिर आप लोग इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करेंगे, या ये जो कुछ चल रहा है ये आपके लिए एक अवसर है? देखिए ब्रजेश जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि क्या बहुजन समाज पार्टी पतन की ओर है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को मैं पार्टी नहीं मानता हूं। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब का मूवमेंट थी, मिशन थी। उसको जरूर आज की तारीख में जो बहुजन समाज पार्टी है, वो अगर आप उसको इलेक्टोरल फॉर्म में एनालाइज करिएगा तो सच में उसका पतन हुआ है। लेकिन जो मान्यवर काशीराम साहब की जो सोच थी, मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन था, मान्यवर काशीराम साहब ने क्या कहा था, यहां पर के गौतम जी भी बैठे हुए हैं और क्या नाम है, गंगाराम अंबेडकर जी भी बैठे हुए हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, हम तब तक नहीं रुकेंगे ब्रजेश जी जब तक हम व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं करेंगे और देश में असमानता की भावना नहीं खत्म करेंगे। पीडीए क्या है?
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का एक नारा दिया है, ये वही है जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है। तो जो मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन था, उसको जो नई धार है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी दे रहे हैं। और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सुरेंद्र भाई ने अभी कहा कि बहुजन मिशन दो राहे पर खड़ा हुआ है। थोड़ा सा सुरेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे नाइत्तेफाकी रखता हूं। बहुजन जो मिशन है उसको क्लियर कट पता है कि मान्यवर काशीराम साहब की आवाज अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया 2027 सुरेंद्र राजपूत जी, धन्यवाद सर। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीएसपी के भीतर का जो कुछ भी है अंतर कलह है, वो जो एस्पिरेशनल वोटर्स हैं बीएसपी के, बहुजन समाज के, उनकी उम्मीदों का क्या, उनकी आकांक्षाओं का क्या, और क्या वो बढ़ चुके हैं पूरी तरह? क्योंकि अब मायावती के पास जो लास्ट टाइम अभी 2019 में वोट शेयर था वो 22.2% वोट शेयर था, और 2 साल बाद जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए ये सिर्फ 9% बचा। इसका मतलब कि दलित वोट जो कंसोलिडेटेड था उसमें ज़बरदस्त बंटवारा हुआ है आपकी गठबंधन में और बीजेपी में। अब बचा हुआ भी कहाँ जाएगा? ब्रजेश भाई, चुनावी राजनीति बिल्कुल अलग है। चुनावी राजनीति के लिए आपका प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है, लेकिन ये मिशन की राजनीति की बात है। लोग कहते हैं ना कि अभी आपने शेर की बात कही थी, तो आज की डेट में बसपा में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो एक बड़ा हल्का सा वो है कि ऐसे कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो आज की डेट में ये जो ऐसे वैसे हैं वो कैसे कैसे होते जा रहे हैं। और रही बात अब बहुजन समाज पार्टी की, अगर आप बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी अब बंटने को अभिशप्त है। बंटने से मतलब? बटेगी, टुकड़ों में टूटेगी, मतलब और ये डिवीजन बिल्कुल उसी तरीके से टूटेगी। भले ही मनोज भाई सहमत हो या ना हो, आप सहमत हो या ना हो, जैसे बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी टूटी थी। रिपब्लिकन पार्टी के इस दिल के टुकड़े हजार हुए महाराष्ट्र तोड़ने में आपकी कोई भूमिका? हम कोई नहीं, इनके तो पार्टी अपने ही आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के बोझ से टूटेगी। ये सर पे राज एक बोझ होता है और ये योग्य व्यक्तियों के कंधे पे के सरों पर ही रखा जाता है। तो आज मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी, आकाश आनंद हो या मायावती जी हो, पहले तो ये तय करें कि मिशन को धोखा ना दें। आज की डेट में जाति जनगणना की 5 सेकंड सर, जाति जनगणना की बात करें, आज की डेट में बहुजन हित की बात करें, आरक्षण की बात करें और संविधान बचाने की बात करें, भाजपा के पिछलग्गू ना बने। ऑलराइट, अंबेडकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं जी, क्या बसपा टूट की ओर है? देखिए, इस समय सीजन बसंत का चल रहा है। बसंत में पतझड़ हो जाने से उस पेड़ को सूखा नहीं कहते हैं। जहाँ तक बहुजन मिशन का सवाल है, बहुजन मिशन कोई गमले का पेड़ नहीं है। बहुजन मिशन की जो जड़ें हैं वो पाताल लोक तक पहुँची हैं। और मैं आपसे पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी किसी का पतन का दौर आया है तो वो एक बार फिर उभरा। मुझे 1989 की बात याद है। आप किसके उदय की बात करते हैं? 1989 में या चंद्रशेखर? देखिए, ऐसा है कि जो बहन मायावती जी का जो मिशन है वो एक परिपक्व मिशन है। उनसे बहुत तो लोगों ने सीखा। मिशन अब लीड कौन करेगा? देखिए, बहन मायावती जी से बहुत लोगों ने सीखा है, तो मिशन की टीचर तो बहन जी है। तो कोच तो हो सकती है, पर एक लीडर चाहिए, तो लीडर तो अभी बहन जी परिपक्व मजबूत है। बहुजन मिशन की लीडर तो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बहन जी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। मुझे ऐसा लगता है नायक की जरूरत है बहुजन समाज बिल्कुल है। वो नायक आकाश है या चंद्रशेखर या तीसरा कोई और? नहीं, अभी तो या ये 2 क्लेमेंट 3 बैठे हुए? अभी नायक मायावती है। अब मिशन काशीराम का था, लेकिन उस मिशन में गुस्सा और पैसा, ये 2 चीजें मायावती ने झोंकी। और उसके बाद वो जो पैसा था टिकट में, तमाम सारी, मैं उसको पार्टी का चंदा मानता हूं, मैं उसको कुछ गलत बात नहीं कह रहा हूं। वो पैसा वो लाई, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा लाना चाहिए। मायावती अनप्रेडिक्टेबल नेता है। कभी कांग्रेस को लगता नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर डील में जाके वोट दे देती है। भाजपा को लगता है सरकार बच जाएगी, लेकिन वो कहती है एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, और साथ छोड़ के चल देती। वो महिला जो सिल्क क्रीम और पीच 2 कलर के केवल कपड़े पहनेगी, और जिसने चोटी इसलिए कर दी कि टाइम वेस्ट होता है, उसका डिटर्मिनेशन, उस किरदार के बारे में सोचिए। वो किरदार इतनी जल्दी कोई आकाश आनंद कैसे खत्म कर देगा? वो कैसे कोई पार्टी? हाँ, एक काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जब से रिमोट है मायावती का, वो जो दलित आप 9% बता रहे हैं ना, मुझे लगता है अब केवल जाटों तक सिमटा है, वो भी जाटों भी बच चुका है। मायावती ने अपने ड्रेन खुद खोल दिए वोटर के, ताकि वो दूसरी तरफ कहां जाए।
भारतीय जनता पार्टी जब तक है अभी थैंक यू फिलहाल सर। उत्तर प्रदेश में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।